आज मुझे आश्रम जाना है, नाश्ता बना दिया है, दिन का खाना बाहर खा लेना। शोभा ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होते हुए बोली, आज मेरी मीटिंग है, इतना समय नहीं होगा कि मैं लंच के लिए कहीं जा सकूं। मीटिंग कितनी देर चलेगी कुछ पता नहीं। विनोद परेशान होते हुए बोला, 44 वर्षीय शोभा कर्कश स्वभाव की महिला है। हर वक्त लड़ने के मूड में रहती है, फिर चाहे घर हो या बाहर, लड़ने का कोई मौका नहीं चुकती। पति विनोद और बेटी सुधा उनके सामने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पड़ोसी भी उसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाते। पूरी कॉलोनी में लड़ाकिन के नाम से बदनाम है। घर में कोई नौकरानी नहीं टिक पाती, कोई न कोई इल्ज़ाम लगाकर 2-3 महीने में भगा देगी। साल भर बाद फिर कोई नई मिली तो बहला फुसला कर काम पर रख लेगी और फिर 2-4 महीने में शक की बिना पर उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। ऐसे एक से बढ़कर एक विशेष गुण भरे पड़े हैं उसमें। पैसों को तो दांत से पकड़े रहती है। क्या मजाल पति की जो उससे पूछे बिना 1 रुपए भी खर्च कर ले। सुबह ऑफिस जाते समय गिनकर रुपए देगी और फिर शाम को उनका हिसाब लेगी। पति की सरकारी नौकरी है मगर घर में उसकी चपरासी की भी हैसियत नहीं है। पता नहीं अपने शौक कैसे पूरे करता है। शायद कुछ ऊपर की कमाई हो जाती होगी या फिर जिनका ऑफिस में उससे काम पड़ता होगा वही उसके शौक पूरे कर देते होंगे, क्योंकि जब विनोद देर रात पर 5 स्टार होटल में डिनर कर घर लौटता है तो शोभा अगली सुबह ही मेरे घर पर आ जाएगी अपना रोना रोने। बगल के फ्लैट में ही तो रहती है। देर रात की उठा पटक से आधी कहानी तो मुझे वैसे ही पता चल जाती है और आधी का रोना वह मुझे सुबह सुबह खुद ही सुना जाती। उसके पति में से इसलिए ज़्यादा बात नहीं करती। मुझे पता है कि मेरे चरित्र पर भी कीचड़ उछालने उसे देरी नहीं लगेगी। जो अपने पति पर विश्वास नहीं करती वह भला मुझ पर क्या करेगी। अक्सर मेरे से आकर यही कहती कि लगता है कि मेरे आदमी का अपनी सेक्रेटरी से चक्कर है। किसी दिन अचानक ऑफिस पहुंचकर रंगे हाथ पकड़ूंगी, पर ऑफिस में केवल वे दोनों ही तो काम नहीं करते जो रंगरलियां मनाएंगे शोभा। वहाँ पूरा स्टाफ रहता है। मैंने कहा, वह तो मुझे पता है, लेकिन इनका केबिन अलग है, वहाँ सोफा भी रखा है। शोभा आंखें नचाते हुए बोली, तो क्या सोफा इसलिए रखवाया है? मैंने अपनी हंसी रोक नहीं पाई। हंस ले, खूब हंस ले, क्योंकि तेरा पति तो नाक की सीध में चलता है ना। अगर मेरे आदमी की तरह टेढ़ दिमाग का मिलता तो मैं देखती कि तू कितना हंस पाती। शोभा बिफर पड़ी। मैं तो अपने पति से यह कभी नहीं पूछती हूँ कि उन्होंने दिन भर में किस किस से मुलाकातें की। मुझे विश्वास है कि दिन भर के काम के तनाव के बीच रोमांस का समय कहाँ उनके पास, और फिर मुझसे ही पीछा नहीं छूटता है तो दूसरों के पास कैसे जा पाएंगे। मैं तो उल्टे उनके तनाव को कम करने की कोशिश करती हूँ। मेरा आदमी तो हमेशा दूसरी औरतों की ही तारीफ करता रहता है। कहता है, शोभा, वे चाहते होंगे कि जब वे ऑफिस से लौटे तो सजी धजी बीवी घर का दरवाज़ा मुस्कुराते हुए खोले। मैंने समझाने की कोशिश की, घर के काम क्या उसके रिश्तेदार करेंगे? पूरे घर की सफाई, खाना, बर्तन करूँ या फिर सज धज कर बैठक में टंग जाऊँ? शोभा हर बात को उल्टा ही लेती। तो नौकरानी रख लो, क्यों सारा दिन खटती रहती हो? कुछ अपना भी ख्याल कर लिया करो। इसका तो नौकरानी से भी चक्कर चल जाता है। इससे भी न जाने क्या-क्या बातें करता है, क्या पता चोरी-छिपे पैसे भी प पकड़ा देता हो। मैं तो तब तक स्नान भी नहीं कर कर पाती हूँ जब तक वह ऑफ़िस नहीं चला जाता। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा, क्यों स्नान नहीं कर पाती? अरे! तुम्हें पता तो है कि बेटी तो सुबह ही कॉलेज चली जाती है, फिर घर में हम दोनों ही रहते हैं। अगर मैं भी स्नान घर में चली गई तो इन्हें खुली छूट मिल जाएगी उनके साथ। शोभा ने अपने शक का बखान किया। अपने शक के चलते शोभा घर को नर्क बनाए रखती। इधर 4-5 सालों से गुरुजी की तरफ झुकाव तेजी से बढ़ गया था उसका। कभी अभिमंत्रित जल लाकर पति को पिलाती तो कभी प्रसाद लाकर देती। बेटी भी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगी थी। वह भी पापा से कटने लगी थी और सप्ताह में 2 दिन आश्रम चल देती। बेटी गाड़ी ड्राइव कर लेती तो अब आने जाने में आसानी हो गई थी उन्हें। पति को भी जबरन भोज महाभोज के नाम पर आश्रम घसीट ही ले जाती। अपनी माँ को विनोद गांव छोड़ आया था। साल में 1-2 महीने उसके पास रहती तो घर में महाभारत चरम पर होता। इस सब से ऊबकर विनोद माँ को वापस गांव छोड़ आता। विनोद के अन्य किसी घर वाले की हिम्मत ही न होती उसके घर आने की। सबसे कट कर रह गया था विनोद। एक दिन मुझे भी अपने संग आश्रम घसीट ले गई। चल, तुझे आज सुधा के होने वाले पति से मिलवाने ले चलती हूँ। गुरुजी की बड़ी कृपा है, बड़े होनहार युवक है, हमारी बेटी का रिश्ता तय करवा दिया है।
तू तू तो जानती है इस कॉलोनी में सब मुझसे कितने जलते हैं। तू शादी होने तक किसी को रिश्ते की बात मत बताना। शोभा मानो मुझे बताकर कोई एहसान कर रही हो। चलो चलते हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर अब जाने से मना किया तो मेरे लिए भी यही कहेगी कि जलन के मारे नहीं गई। हम आश्रम पहुंच गए। आश्रम बहुत एकड़ में फैला था। चारों तरफ फैली हरियाली आंखों को सुकून देने वाली थी। गुरु जी का मुख्य भवन थोड़ा अलग हटकर बना था। वहां जाने की अनुमति गिने चुने लोगों को ही थी। मैंने शोभा से कहा, तुम भीतर जाकर दर्शन करो, मैं ताज़ा हवा का आनंद ले रही हूँ। मगर वह न मानी। अपने साथ मुझे भी भीतर घसीट ले गई। अंदर 2-3 जगह तो हमारी ऐसी तलाशी ली मानो हम देश के किसी गोपनीय विभाग में प्रवेश कर रहे हों। बाद में एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां करीने से कुर्सियां लगी थी। शोभा झट आगे बढ़ पहली पंक्ति में बैठ गई और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं चुपचाप शोभा की बगल में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सामने बने ऊंचे चबूतरे में लगे आसन पर गुरु का आगमन हुआ। जय जयकार और पुष्प वर्षा होने लगी। गुरु 55-60 वर्ष की उम्र के लग रहे थे। गेरुआ रंग का कुर्ता और उसी रंग की लुंगी, गले और हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं, आधे से ज्यादा माथे पर पीला चंदन का टीका और उसके ऊपर लाल टीका, दाढ़ी मूछ और सिर के बाल सभी सफाचट। मैंने मन ही मन सोचा, सफ़ेद हो गए होंगे तो सब साफ कर दिए। गोरे गोल मुंह पर छोटी छोटी चिमचिमाती आंखें और मोटे मोटे ओठों की जुगलबंदी देखने लायक थी। ये क्या बोल रहे थे और क्या नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान तो उसकी मुख मुद्रा के बनते बिगड़ते रूप पर था। अचानक शोभा ने मेरा हाथ दबाया तो मैं वर्तमान में लौटी। पूरा हॉल खाली हो चुका था। लोग एक एक कर गुरुजी के आसन के पास जाकर अपना दुखड़ा रोते। कुछ सलाह मशवरा होता तो गुरुजी किसी का माथा चूमकर तो किसी के हाथ चूमकर आश्वस्त कर रहे थे। वह कृतज्ञ हो बाहर चला जाता। शोभा सबके जाने के इंतजार में थी। आखिर में उठी, मुझे भी खींचा, पर मैं जबरत हो गई कि कोई पराया पुरुष मेरा स्पर्श करे, वह भी मेरी मर्जी के बिना। मुझे गवारा न था। गुस्से में मेरा हाथ छटक गुरुजी के पास गुरुजी के आसन के नीचे बैठ गई। गुरुजी के इशारे पर पीछे पंक्ति में बैठा नवयुवक भी आकर गुरुजी के चरणों में बैठ गया। मैं समझ गई कि यही है शोभा का होने वाला दामाद। देखने में युवक लंबा, गोरा, चिट्टा और अच्छे स्वास्थ्य का मालिक लग रहा था। थोड़ी देर की खुसुर फुसुर के बाद गुरुजी ने उन दोनों को अपना चुंबन रूपी आशीर्वाद दिया और उठकर चले गए। अब हॉल में हम 3 ही थे। लड़का का नाम कुणाल था। वह काफ़ी हंसमुख व मिलनसार लग रहा था। शोभा तो उसे ऐसे गले लगा रही थी मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। लौटते समय भी गाड़ी में कुणाल का गुणगान करती रही। बोली, देखना कितना सुखदर्श है मेरा दामाद। मेरी ससुराल वालों के कलेजे में तो इसे देखकर सांप लौटने लगेंगे। आज तक परिवार में इतना सुंदर दामाद किसी का भी नहीं आया है। मेरे गुरुजी का मजाक उड़ाते थे। अब जब शादी में आएंगे तो मुझसे गुरुजी का पता पूछते फिरेंगे। मैं क्यों मिलवाऊंगी सबको गुरुजी से। इतने सालों से आश्रम में सेवा कर रही हूँ, उसी का फल मिला है मुझे। मुझे तो मिलवा दिया क्यों तो तुझे तो मिलवा दिया क्योंकि एक तू ही तो मेरे काम आती है। अब शादी में भी तुझे ही सारी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुझे किसी पर मुझे किसी पर विश्वास नहीं है और भी न जाने क्या-क्या बड़बड़ कर रही थी। तुम मिली उसके घर वालों से, मैंने जिज्ञासा प्रकट की। इतनी जल्दी क्या है, अभी से मिलूंगी तो वही लेन देन शुरू करना पड़ेगा तीज त्योहार का। लड़का लड़की राजी है, वह अब घर भी आया करेगा। गुरुजी का कहना है कि घर आने जाने से उसे भी हमें समझने का मौका मिलेगा और हमें भी उसे। मैंने कुछ बोलना उचित न समझा क्योंकि वह कौन सा मेरे कहे अनुसार कुछ करने वाली थी। कुछ महीनों से मैंने सुधा और कुणाल को कई बार साथ आते जाते देखा। शोभा ने बताया था कि वह नियमित आश्रम जाता है तो सुधा को भी अपने साथ ले जाता है। गुरुजी दोनों से बड़े खुश हैं। फिर अचानक माँ बेटी लापता हो गई। जब लौटी तो शोभा की बेटी की गोद में बच्चा था। पूरी कॉलोनी में खबर फैला दी कि दामाद विदेश चला गया है। हम बेटी की शादी दिल्ली जाकर करके आए हैं। किसी को यह बात हजम नहीं हो रही थी मगर शोभा के मुंह लगने की किसी की हिम्मत नहीं थी। बेटी घर से कम ही निकलती। मैंने उसके बच्चे के लिए कपड़े खिलौने लिए और
मिलने चल दी। मुझे देखकर शोभा शांत बैठी रही। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ी। कोई बात नहीं शोभा, बच्चों से गलती हो ही जाती है। तूने दोनों की झटपट शादी कराकर ठीक ही किया। ज़रूरी थोड़े हैं कि सारे रिश्तेदारों को बुलाओ। हाँ, नज़र लगा दी लोगों ने। मेरा बड़ा अरमान था कि इसकी शादी धूमधाम से करूँगी, मगर सारे अरमान दिल में ही रह गए। शोभा मायूसी से बोली, कोई बात नहीं, कुणाल जब वापस आएगा तो धूमधाम से बच्चे का जन्म उत्सव मना लेना। सबके मुंह भी बंद हो जाएंगे और तुम्हारे अरमान भी पूरे हो जाएंगे। मैंने सांत्वना दी। तुझे तो पता है कि वह 2 साल के लिए विदेश जाने वाला था। मैंने सोचा था कि विदेश शादी 2 साल बाद ही करूंगी, मगर जल्दबाजी में करनी पड़ी। विनोद भी तो केवल हफ्ते भर के लिए ही वहां आ पाया। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ा। अभी बच्चा छोटा है तो विदेश में कैसे पाल पाएगी। इसकी ससुराल वाले तो भेज ही नहीं रहे थे, मगर मैंने वहाँ भी अपने साथ ही रखा और फिर यहाँ ले आई। कौन इन ससुराल वालों का विश्वास करे, खाने पहनने को दे न दे, पति जो साथ में नहीं है। मैं शोभा के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। विश्वास तो उसे अपनी सालों पुरानी ससुराल पर भी नहीं था, तो बेटी की नई नवेली ससुराल की तो बात ही दूर थी। मैंने माहौल हल्का-फुल्का करने के उद्देश्य से कहा, अरे भाई, नन्हे-मुन्ने का मुँह तो दिखाओ। मैं आज तुमसे नहीं, उससे मिलने आई हूँ। बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वह अभी दवा खाकर लेटी है। मैं मुन्ने को यहीं बैठक में उठा लाती हूँ। और मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर तेजी से उठकर चल दी। गोरा चिट्टा गोल मटोल शिशु को उसने मेरी गोद में डाल दिया। उसे देखते ही मेरे मुंह से निकल गया, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। सुधा का रंग तो थोड़ा दबा है, इसे देखो कैसा उजला उजला है, बाप की तरह ही लंबा चौड़ा निकलेगा। मैंने बच्चे को प्यार करते हुए कहा। मेरी बातों से शोभा खुश होकर बोली, तू तू इसे संभाल, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुन, चाय की ज़रूरत नहीं है, तू बैठ ना थोड़ी देर। मैंने कहा, मगर शोभा नहीं मानी। बोली, अरे सुधा की मिठाई खिलाए बगैर थोड़े ना जाने दूंगी। फिर थोड़ी ही देर में चाय मिठाई की ट्रे सजाए शोभा आते ही बोली, इन कॉलोनी वालों के मुंह कैसे बंद करूं। कुणाल साल 6 महीने से पहले नहीं आने वाला, तभी अचानक बच्चा कुनमुनाया। लगता है कुछ गड़बड़ की है इसने, इसका डायपर बदलना पड़ेगा। मैंने अपनी बगल में सोए शिशु पर एक नज़र डालकर कहा। शोभा डायपर लेने गई तो मैं शिशु को निहारने लगी। अचानक एक झटका लगा मुझे। शिशु अपनी आंखें आंखें को होठ एक साथ चलाने लगा तो मेरी आंखों के सामने अचानक उस गुरुजी का चेहरा नाचने लगा। मेरा सिर घूमने लगा। वहाँ एक क्षण भी टिकना कठिन लगने लगा। फिर जैसे ही शोभा आई, मैं बोल पड़ी, अब मैं चलती हूँ। लगता है मेरा तबीयत खराब हो रहा है। फिर आना। थोड़े दिन ही है अब यहाँ। शोभा ने कहा तो मैंने सहमति से सिर हिला दिया और फिर कुछ अनुत्तरित सवालों के साथ अपने घर आ गई। कुणाल से शादी हुई भी कि नहीं, शिशु का बाप कौन है, अगर दिल्ली में शादी की तो उसके फोटोग्राफ्स कहाँ हैं, फिर अचानक तबादला क्यों लेकर जा रहे हैं, सुधा क्यों नहीं लोगों का सामना करना चाहती। कुछ भी हो, इस सब की जड़ गुरु ही है। एक सुशिक्षित कन्या का जीवन बर्बाद हो गया है। अब कहाँ से अब यहाँ से चले भी जाएंगे तो भी क्या, सुधा की ज़िंदगी में तो पतझड़ का मौसम पसर गया है ना। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब